इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज यूक्रेन और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट रशिया और यूक्रेन वॉर से लिंक्ड है और जो कुछ ही दिनों के बाद भारत में G20 समिट होने वाला है उसको लेकर भी ये डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूक्रेन ने अपनी गलतियों से सीखते हुए भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और जब यूक्रेन की भारत को ब्लैकमेल करने की सारी कोशिशें पूरी तरह से फेल साबित हो गई हैं, इन सब के बाद अब यूक्रेन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भारत के सामने नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी डेवलपमेंट G20 समिट से किस तरह से लिंक्ड है इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले महीने यानी कि 20 से 25 दिनों के बाद भारत में एक G20 समिट होने जा रहा है जिसमें G20 देशों के सभी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर भारत में आने वाले हैं। आपको याद होगा जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद से यूक्रेन, यूरोपियन और वेस्टर्न देशों ने भारत के ऊपर काफी प्रेशर डाला था कि भारत रशिया के साथ अपनी दोस्ती को पूरी तरह से खत्म कर दे और जो हम रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बाकी सारा सामान परचेज कर रहे हैं उसको पूरी तरह से रोक दे, यानी जो रशिया के साथ हमारा ट्रेड होता है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। और यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर वोटिंग या फिर किसी भी रेजोल्यूशन के दौरान जो भारत रशिया के अगेंस्ट नहीं जाता है और एक न्यूट्रल अप्रोच लेकर चलता है उसकी भी काफी आलोचना की जा रही थी। अब ये तो चलो इन सब देशों का पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन भारत ने क्या किया कि इसका पूरा उल्टा। भारत ने रशिया के साथ ट्रेड भी किया, रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल भी परचेज किया और यूनाइटेड नेशंस के मंचों में वहां पर जाकर हम न्यूट्रल भी रहे। लेकिन एक चीज इसके साथ ही भारत सरकार ने की कि ये जो यूक्रेन वॉर चल रहा है इसको लेकर भारत ने साफ तौर पर कहा कि भारत चाहता है कि ये युद्ध पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और दोनों देश आपस में बैठकर यानी टेबल के ऊपर बैठकर नेगोशिएशन करें। अब ये चीज यूक्रेन के लिए इनफ नहीं थी, यानी कि यूक्रेन के लिए काफी नहीं था और भारत के साथ नाराजगी शो करने के लिए यूक्रेन ने क्या किया कि भारत के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे उनको एक तरह से डिमोट कर दिया, यानी एक स्टेप नीचे कर लिया। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई महीने में यानी साल 2022 के जुलाई महीने में यूक्रेन ने क्या किया था कि भारत में जो उनका एम्बेसडर था जिनका नाम था आइगोर पोलिखा, उनको रिकॉल करके यूक्रेन वापस बुला लिया था और उसके बाद से भारत के अंदर उन्होंने अपना कोई भी एम्बेसडर अभी तक अपॉइंट नहीं किया था, यानी कि पिछले 13 महीने से यूक्रेन का भारत के अंदर कोई भी एम्बेसडर नहीं था और यूक्रेन की भारत में जो एम्बेसी है वो बिना एम्बेसडर के काम कर रही थी। अब आप खुद ही सोचिए कि इतने क्रूशियल समय में जब रशिया और यूक्रेन के बीच एक वॉर चल रहा है, यूक्रेन ने भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर यानी कि अपना कोई एम्बेसडर ही नियुक्त नहीं किया था। और अगर दूसरी तरफ यूक्रेन के पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को देखा जाए तो यूक्रेन ने न सिर्फ पाकिस्तान में अपना एम्बेसडर वहां पर नियुक्त करके रखा था, बल्कि जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं वो भी पाकिस्तान के साथ कई तरह की मीटिंग्स कर रहे थे और उन्होंने पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान के साथ कई सारी डिफेंस डील्स भी साइन किए हैं। लेकिन अब अचानक से भारत के साथ जो यूक्रेन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको अपडेट करने का फैसला किया है और भारत के लिए यूक्रेन ने एक एम्बेसडर की घोषणा भी की है और न सिर्फ एम्बेसडर की घोषणा की बल्कि उसको भारत ऑफिशियल तौर के ऊपर यहाँ पर भेज भी दिया है। और खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने भारत में आकर जो यूक्रेन की भारत में एम्बेसी है वहां पर चार्जेस टेक ओवर कर लिए हैं, यानी आधिकारिक तौर पर अपना काम स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक यूक्रेन के डेजिग्नेटेड एम्बेसडर यानी कि एम्बेसडर नियुक्त ने भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो भारत के विदेश मंत्रालय में प्रोटोकॉल डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी अंशुमन गौर सर हैं, उनको एक क्रेडेंशियल लेटर की एक कॉपी सौंपी है, जिसके बाद अब वो भारत के अंदर जो यूक्रेन की एम्बेसी है वहां पर अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। खबर निकल कर आ रही है कि इस चीज को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी अंशुमन गौर सर और जो भारत में यूक्रेन की एम्बेसी है उसके ट्विटर अकाउंट दोनों ने इस बारे में ट्वीट किया है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अब होता क्या है कि जब भी किसी देश की सरकार किसी दूसरे देश के लिए वहां पर अपना एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर नियुक्त करती है तो उसके साथ ही वो व्यक्ति तब तक पूर्ण रूप से एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर नहीं माना जाता है जब तक वो अपनी देश की सरकार से मिले लेटर ऑफ क्रेडेंशियल या फिर लेटर ऑफ क्रेडिसेंस को सामने वाले देश के कंट्री हेड के सामने वहां पर उसको नहीं सौंपे। अब भारत के केस में क्या होता है कि जब भी कोई दूसरा देश भारत के लिए अपना एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर नियुक्त करता है उसको भारत में आकर भारत की प्रेसिडेंट या फिर जो कोई भी उस समय भारत का प्रेसिडेंट होता है उसको लेटर ऑफ प्रेसिडेंस या फिर लेटर ऑफ क्रेडेंशियल देना होता है, जो कि उस एम्बेसडर नियुक्त की अपने देश की सरकार उसको इशू करती है। अब सेम इसी तरह से यूक्रेन ने जो भारत के लिए अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है उसको भी भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सामने लेटर ऑफ क्रेडेंशियल देना है, जो उसको यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इशू किया है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जब वो भारत में आते हैं तो प्रेसिडेंट से मिलने से पहले जो भारत के विदेश मंत्रालय में प्रोटोकॉल डिवीजन होता है उसके जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मिलकर लेटर ऑफ क्रेडेंशियल की एक कॉपी उनको सौंपते हैं ताकि वो भारत में आते ही यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर लें। अब ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला देश अगर कोई भारत के लिए अपना एम्बेसडर नियुक्त करेगा तो भारत की प्रेसिडेंट या फिर भारत का कोई प्रेसिडेंट तुरंत ही उसके साथ मीटिंग करके उनके लेटर ऑफ क्रेडेंशियल को एक्सेप्ट कर लेगा।
होता क्या है कि जब ऐसे 5-7 देश इकट्ठे हो जाते हैं जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए अपना कोई एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर नियुक्त किया होता है, तो इन सब के लिए एक साथ एक सेरेमनी रखी जाती है जहां पर द्रौपदी मुर्मू इन सब देशों से आए एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर के लेटर ऑफ क्रेडेंशियल को एक्सेप्ट करता है और तब तक के लिए जो विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी को लेटर ऑफ क्रेडेंशियल की कॉपी सौंपी जाती है वही आधिकारिक मानी जाती है। अब जो यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर आए हैं उन्होंने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन की एम्बेसी का कार्यभार पूरी तरह से संभाल लिया है। अब ये जो पूरी डेवलपमेंट है यानी कि यूक्रेन का भारत में अपना एम्बेसडर 13 महीनों के बाद नियुक्त करना, इसको G20 के समिट से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आप सबको पता है कि भारत अगले महीने यानी कि 9 से 10 सितंबर को G20 समिट होस्ट करने जा रहा है, जिसमें G20 के सभी मेंबर देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भारत आने वाले हैं और भारत में प्रेजेंट रहेंगे। खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन ने इस समिट से ठीक 20 से 25 दिन पहले अपना एम्बेसडर भारत में इसलिए नियुक्त किया है क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि भारत की सरकार ये जो G20 समिट होने वाला है इसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एड्रेस करने की परमिशन दे। आपको याद होगा पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में जो G20 समिट हुआ था उसको यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वहां पर एड्रेस किया था और वहां पर एक ऑनलाइन मोड से यानी कि वर्चुअल मोड से एक वीडियो संदेश दिया था। और यूक्रेन चाहता है कि ठीक इसी तरह से इस साल भी भारत में जो G20 का समिट हो रहा है उसको व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एड्रेस करें। अब इस चीज के लिए न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका, यूके और कई सारे यूरोपियन देश भारत की सरकार के ऊपर काफी प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन खैर आखिरी फैसला तो भारत की सरकार को ही करना है और इस चीज के लिए भारत को बाध्य भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि यूक्रेन G20 का सदस्य नहीं है जबकि रशिया G20 का सदस्य है। देखा जाए तो अब G20 समिट को 20 से 22 दिन का समय रह गया है और अभी तक भारत की सरकार ने इस चीज के बिल्कुल भी संकेत नहीं दिए हैं कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत में होने वाले G20 समिट को संबोधित करने देंगे। लेकिन खैर विदेश नीति में क्या होता है कि सारे ऑप्शंस खुले होते हैं और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ना कहना बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी मौके तक भारत की सरकार क्या करती है और क्या फैसला लेती है। वैसे अब जब यूक्रेन ने 13 महीने के बाद भारत में अपना एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त कर लिया है, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की सरकार को भारत में जो G20 का समिट हो रहा है उसको यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एड्रेस यानी संबोधित करने देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।